यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के मॉडल सेट नंबर 4 टर्म 2 वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले 3 मॉडल सेट्स में हमने डिस्कस किया है। फिर से थोड़ा ओवरव्यू, कौन सा मॉडल सेट है? ये 4 है, क्लास 12 का है, केमिस्ट्री है, फुल मार्क्स 35 का है और हमें समय कितना मिलने वाला है? हमें 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन का तरीका भी पता है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में पहले सेक्शन में कुल 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमें 5 बनाने हैं और ये 1 मार्क्स के हैं। अगले सेक्शन में जाइएगा तो वहां भी 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 5 बनाने हैं और ये जो है ये आपके 3 मार्क्स के हैं। और आखिरी वाले सेक्शन में कुल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 3 बनाने हैं और ये जो आपके क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के हैं। ये तो जनरल बेसिक डिस्कशन हमने पहले भी किया है। तो आइए अभी में हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और इन्हें हल कैसे करना है। तो हमें पहला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन? इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए। आप जानते हैं आणविकता बताने के लिए बस हमें अभिकर्मकों की संख्या, अभिकर्मक अणुओं की संख्या को गिनना होता है। तो अभिकर्मक अणुओं की संख्या हमें दिख रहा है, कितना है? तो 2। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्युलरिटी या फिर आणविकता जो है ये आपका 2 है इस अभिक्रिया के लिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ता है? आपको याद रखना चाहिए कि अधिशोषण चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, यह आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर तापमान बढ़ाइएगा तो ये विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से यह एडजॉर्प्शन की जगह डिजॉर्प्शन होने लगेगा, विशोषण। यानी जो गैस यहाँ पे आकर जुड़े हुए हैं या फिर चिपके हुए हैं, ये भी इसे छोड़कर चले जाएंगे। या बेसिक सा आप लॉजिक लगा सकते हैं, ये अधिशोषक के पृष्ठ पर कुछ गैसें अगर चिपकी हुई हैं, अगर हम लोग इसे गर्म करेंगे तो आपको ही पता है कि इनकी ऊर्जा बढ़ेगी गैस की और ये इसे छोड़कर चला जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं तापमान बढ़ाना अधिशोषण के विरुद्ध है। यानी कि अधिशोष से जो आपका चिपका हुआ है, गैसेस वगैरह वहां जुड़े हुए हैं, ये इसके पृष्ठ को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि ये वहां से हट जाने वाला है। नेक्स्ट, राइट द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ CONH3 5Br SO4। आपको इसका आयनिक समावेवी बताना है। तो ये है मेरा CONH3 होल 5Br सल्फेट। अगर इसका हम लोग आइसोमर बताएं या समावेवी बताएं, समावेवी कौन सा? आयनिक वाला। आयनिक समावेवी में होता है कि दोनों में से हमें, दोनों का भी जब जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें अलग अलग हमें आयन मिलने चाहिए। तो अभी में आपको पता है कि इसे पानी में अगर हम लोग घोलें तो यहां से सल्फेट आयन मिलेगा। इसी का दूसरा जो आइसोमर बनेगा वो होगा आपका सल्फेट और Br। इसको अगर पानी में अगर घोला जाए तो आपको पता है बाहर का जो काउंटर आयन है, प्रति आयन है, ये आयनित होता है, अंदर वाला आयनित नहीं होता है। तो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है। कोबाल्ट है, 5 बार अमोनिया है, एक Br है, एक सल्फेट है। अंतर बस इस बात का है कि इसको जल में घोलने से सल्फेट आयन मिलने वाला है, जबकि यहां से क्या मिलेगा? ब्रोमाइड आयन। तो इसका आयनिक समावेवी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखें। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला होता है COOH बॉन्डेड विथ COOH। इसका अगर हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखने जाए तो नाम लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन का नाम एथेन और 2 बार COOH लगा हुआ है। तो 2 बार COOH लगा हुआ है तो डाइओइक एसिड, डाइओइक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का नाम होता है आईयूपीएसी नाम एथेन डाइओइक अम्ल या फिर एथेन डाइओइक एसिड। आपको याद रखना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH बॉन्डेड विथ COOH। ये रहा इनका नाम।
उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के यानी कि ब्लड को जमने में आपका क्या है काम आता है। कहीं कट लग गया या कहीं खून बह रहा है तो वो आसानी से जमने के लिए तुरंत रक्त का बहना बंद हो जाए, इसके लिए होता है विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमने में सहायता करता है। एक संघनन बहुलक का नाम लिखिए। संघनन बहुलक, ऐसा कोई बहुलक हमारे मॉडल सेट पहले सब में था, ऐसा कोई बहुलक जब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो कोई जल का अणु या कुछ वहां से इलिमिनेट हो, हटे, तब जाकर अगर जुड़ेंगे तब कहिएगा कि ये मेरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है या संघनन बहुलक है। इसके उदाहरण में नाइलॉन 66, डेक्रोन, नाइलॉन 6, ये सब इसके उदाहरण में आते हैं। तो हमें एक उदाहरण बताना था, आपको जो आसान लगे आप इसे में से याद कर सकते हैं। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी एवं रोगाणुनाशी दोनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि एंटीसेप्टिक का भी काम करे और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करे। तो ये उदाहरण है फिनोल। आपको याद रखना होगा कि फिनोल 0.2% जो होता है ये एंटीसेप्टिक सा काम करता है, जबकि फिनोल जो है फिनोल अगर 1% हो तो ये आपका डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो फिनोल प्रतिरोधी सा भी काम कर सकता है और फिनोल आपका क्या है, विसंक्रामक या निसंक्रामक या रोगाणुनाशी इन सब के तरह ये काम कर सकता है। आइए हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में जो डिफरेंस है ये पहले के भी मॉडल सेट में कहीं हमने डिस्कस किया है, आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर क्या है और मॉलिक्युलरिटी क्या है। ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होता है जैसे कि अगर हमें वेग समीकरण रेट इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इनके पावर को जब जोड़ा जाता है तो इसे ही ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर होता क्या है, जब कभी भी वेग समीकरण रेट इक्वेशन में जो आपके कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता पद है, इनके घातों को जोड़ने से आपको ऑर्डर प्राप्त होता है। तो ऑर्डर होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन या प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन। किनको जोड़ना है, सांद्रता पदों के घातों के योग को ही क्या कहा जाता है, तो इसे कोटि या ऑर्डर कहते हैं। मॉलिक्युलरिटी अभी पहला ही हमने उदाहरण देखा था। मॉलिक्युलरिटी होता है कितने अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं या आपस में टकरा रहे हैं जिससे उत्पाद बनने वाला है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, the number of molecules of reacting species. That collide simultaneously. कितने मॉलिक्यूल एक बार में टकरा रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो इसे ही कहते हैं कि ये आपका क्या है, मॉलिक्युलरिटी है। ऑर्डर के बारे में आपको पता है, ऑर्डर जीरो भी होता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भिन्न में भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी का जो मान है वो 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। इसके अलावा और मॉलिक्युलरिटी का मान हो नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, यानी कि आप केवल समीकरण देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होने वाला है। मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, हम लोग आगे से देख के बता दिए। तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है।
तो ये बेसिक से डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में। ये हमारे मॉडल सेट में 2 बार आ गया, पहले के भी मॉडल सेट में था, अभी भी है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से इसे आप जरूर से याद कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर लिखें। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एक छोटे से उदाहरण से दोनों में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर हम लोग पानी में अगर कोई कपड़ा को डालते हैं, ये इसका उदाहरण तो इस साइड लिखते हैं। पानी में अगर कोई कपड़ा को डालते हैं तो ये पानी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि वो उसके अंदर पूरे अच्छे से चला गया, तो आप कहिएगा कि ये एब्जॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन क्या? एडजॉर्प्शन ये है कि अगर हमने सिलिका जेल लिया है, जो जूते वगैरह के डब्बे में या फिर मोबाइल वगैरह के डब्बे में डाला हुआ रहता है, जो पैकेट आता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, अपने सतह के अंदर नहीं जाने देता है, वो अपने सतह में जितने भी नमी के कण हैं इनको अपने सतह में चिपका लेता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि ये आपके एडजॉर्प्शन है। और अगर पूरा उसके अंदर चला गया, यहां क्या होने वाला है, यहां होने वाला है सतह में रहेगा, पृष्ठ पे, सरफेस पे, अंदर कम रहेगा या तो न के बराबर रहेगा। यह होगा कि चारों ओर एक समान रहेगा, अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा। तो फिर इसे कहिएगा कि ये आपका एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण है, इसे कहिएगा कि ये आपका एडजॉर्प्शन यानी कि ये अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन, और ये आपका अधिशोषण यानी कि आपका क्या है, एडजॉर्प्शन है। डिफाइन अगर करें तो क्या कहा जाए, एब्जॉर्प्शन है यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली होता है मतलब कि अंदर बाहर सब तरफ अगर एक समान आपका जितने भी गैस है, द्रव है, कुछ भी है, वो वहां जाकर अगर आपका इकट्ठा हो रहा है, जा रहा है, तब कहेंगे कि ये मेरा एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में जितने भी गैस वगैरह हैं केवल सरफेस पे रहे, ऊपर रहे, अंदर ना जाए, तब में कहेंगे कि ये मेरा क्या है, ये एडजॉर्प्शन है। नेक्स्ट शब्द, तो हम लोग कह सकते हैं एडजॉर्प्शन जो है वो केवल पृष्ठ पर होता है, यानी कि ये आपका पृष्ठ परिघटना है या सरफेस फेनोमेना है। ये जो है ये आपका क्या है, पूरे बल्क, पूरे अंदर भी होता है, यानी कि ये स्थूल परिघटना है, पूरे अंदर भी जाएगा। और लास्ट एक अंतर को याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन एक समान दर से होता है, एक समान स्पीड से होता है, जबकि ये शुरू में तेज होता है और जैसे जैसे आगे इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ये इसका मान या तो इसका जो दर है, स्पीड है, ये धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में आप एडजॉर्प्शन के लिए याद रखिए, सिलिका जेल नमी को अवशोषित करने के काम आता है, अधिशोषित। और भी हमने पहले बात किया है, चारकोल वगैरह गैस मास्क बनाने के काम आते हैं, जो जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो अपने में जमा कर लेता है और केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखता है, जिससे आप जहरीली गैस में भी आप सांस ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन का उदाहरण हो गया, कपड़े को पानी में डाल रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। चौक, जिससे ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, उसको अगर पानी में डाला जाए तो वो भी क्या करता है, पानी को अपने अंदर अवशोषित करता है। तो ये सब आपके अवशोषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। पहला है PtNH3 Cl4। हमें प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर को मान लीजिए x। सभी को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। x प्लस अमोनिया का चार्ज 0, क्लोरीन का -1, क्लोराइड आयन का 4। ये आपको याद करना होगा ना, कौन से लिगेंड का चार्ज कितना होता है और काउंटर आयन का चार्ज कितना होता है, ये आपको याद करना होगा। जैसे अमोनिया न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए 0। क्लोराइड आयन Cl- होता है तो -1। x - 4 = 0, x = +4। यानी कि हमें पता चल गया प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या 4 है। K3FeCN6, फिर से Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना, ये निकालना है ना, हमें निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम ये रहा, यहाँ पे ये रहा, इसके बाद वाले में निकल होगा, तो इसका हमें बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। पोटेशियम का हम लोग याद रखेंगे कि +1 होता है,
ये x हो गया, साइनाइड का याद रखना है कि -1 होता है। 3 + x - 6 -3, तो x का वैल्यू +3। थर्ड है NiCO4। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग x ले लें तो x प्लस इसका 0 गुना 4, यानी कि ये हो गया 0। तो ये तो 0 ही आएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 का है। तो ऐसे करके हमें जो भी स्पीसीज दिए गए हों हम लोग उसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे करके इन्हें बदल लिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है प्रोपेनॉन टू प्रोपिन। प्रोपेनॉन टू प्रोपिन। प्रोपेनॉन हो गया क्या, तो प्रोपेनॉन हो गया कीटोन 3 कार्बन वाला। हमें बनाना है प्रोपिन, यानी कि एल्कीन बनाना है। सबसे पहला तो हमें रिएक्शन याद करना पड़ेगा। अगर हमें रिएक्शन याद है तो आपको पता होगा हम लोग सीधे कीटोन से सीधे हम लोग एल्कीन नहीं बना सकते हैं। कीटोन से अल्केन बनता है, क्लेमेंसन रिडक्शन, लेकिन एल्कीन बनता नहीं है। तो हमें बीच में कोई ऐसा यौगिक बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, उसे एल्कीन में बदल सकें। तो सबसे अच्छा तरीका है एल्कीन बनाने का जो 12th के सिलेबस में है। एक तो है हम लोग हेलो अल्केन से बना सकते हैं, नहीं तो अल्कोहल से बना सकते हैं। तो इससे अल्कोहल आसानी से जाया जा सकता है। इसका एक बार अगर रिडक्शन अपचेन कर दिया जाए तो ये बन गया मेरा कीटोन है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जब बन गया तो इसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 से 443 केल्विन। आप लोग जानते हैं यहां से अभिक्रिया में एक जल का अणु हटता है, वाटर मॉलिक्यूल हटता है। यहां से OH और यहां से H हट जाएगा और यहां पे नया बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका बन जाएगा, ये बन गया एल्किन। सेकंड एथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। एथेनॉल 2 कार्बन का अल्कोहल, इससे बनाना है आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। आपको जो पाना है ये, इसे देखकर आपके दिमाग में नॉक करना चाहिए कि ये आपका क्या है, ये तो अल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये OH ग्रुप भी आ रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन है, यानी ये है एल्डोल उत्पाद, एल्डोल प्रोडक्ट है। और एल्डोल तो बनता है एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए हमें एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। तो पहला काम कर रहे हैं हम लोग, इसे एल्डिहाइड में बदल रहे हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन CrO3 या फिर PCC वगैरह से करने से ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। और अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए हम लोग यहां लेते हैं डाइल्यूट तनु NaOH। तो यहां होता ऐसा है, ये नीचे आप देख लें, ये अल्डिहाइड है, ऐसा ही और एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस O पे चला जाएगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन इस O पे चला जाएगा तो वो प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए CH3CH ऊपर पे हो गया, एक H इसका आ गया है तो OH, और यहां क्या बचा CH2 और आगे CHO। और ऐसे करके ये आपका क्या में बदल गया, जो हमें उत्पाद बनाना है इसमें बदल गया, और जिन्हें एल्डोल उत्पाद कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ, आपको बताना है कि इनके हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनता है। तो हमें याद रखना चाहिए सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है और साथ में ग्लैक्टोज बनता है। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से
2 यूनिट ग्लूकोज ही बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिख लेते हैं। आपको पता है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज सब का फॉर्मूला मोनोसेक्राइड वालों का C6H12O6 है। C6, हाँ, H12O6 है। और ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज सब का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। तो ये हमें याद करना है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज फ्रुक्टोज, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज 2 बार बनता है, यानी कि 2 यूनिट ग्लूकोज ही मिलता है। नेक्स्ट, define the term polymerization. What is polymerization? The process of conversion of small molecules, जिनको आप मोनोमर्स कहते हैं, टू अ जाइंट मॉलिक्यूल या टू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। हिंदी वालों के लिए, छोटे छोटे अणुओं यानी कि एकलकों के आपस में जुड़कर बहुलक बनाने के प्रक्रम को ही हम लोग बहुलकन कहते हैं या फिर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगला शब्द है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर में आपको अंतर बताना है। नेचुरल किसे कहा जाए और सिंथेटिक किसे कहा जाए? जैसा नाम में लिखा हुआ है, नेचुरल पॉलीमर वो सब पॉलीमर है जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट से मिल गया, एनिमल वगैरह से मिल गए, तो इन्हें कहिएगा कि ये आपका क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। फिर से, नेचर से हमें जो भी पॉलीमर मिलते हैं इन्हें हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल पे आता है प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारा आपका एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर का। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो नेचर में नहीं मिलता है, हिंदी में कृत्रिम या संश्लेषित, ये नेचर में मिलता नहीं है, इसको हम लोग लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में अगर बनाते हैं तो फिर कहेंगे कि ये मेरा क्या है? तो ये मेरा सिंथेटिक है। ये कहां बनता है? तो लेबोरेटरी में बनता है। एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, काफी सारा बता सकते हैं, नाइलॉन वगैरह। तो ये आपके जो पॉलीमर हैं ये आपके कहलाएंगे कि ये मेरे सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षक क्या है? गिव एन एग्जाम्पल। वाटर फूड प्रिजर्वेटिव्स। वाटर फूड प्रिजर्वेटिव्स, the chemical substances which are added to prevent the spoilage of food are called food preservatives। वैसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य सामग्रियों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें मिलाए जाते हैं, इन्हें हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा कि यहां से सबसे फेमस नाम जो है वो है सोडियम बेंजोएट। ये रहा सोडियम बेंजोएट, जिसका यूज किस में किया जाता है? जिसका यूज सॉस वगैरह में या फिर चटनी वगैरह के प्रिजर्वेशन, खराब होने से बचाने में किया जाता है। विनीगर भी आपका क्या है? तो विनीगर भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। कारण है इसका उपयोग किया जाता है आपका अचार वगैरह को खराब होने से बचाने के लिए, उसमें मिलाया जाता है। तो ये सबको कहा जाता है कि ये मेरा फूड प्रिजर्वेटिव है। बेंजोइक अम्ल भी आपका क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट है। विनीगर वगैरह को कहिएगा कि ये आपका खाद्य संरक्षक या परिरक्षक है जो उन्हें खराब होने से बचाएगा। नेक्स्ट, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हिंदी वाले में ये गलत लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड यानी समाकलन दर समीकरण। हमें क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए मान लेते हैं कोई एक काल्पनिक अभिक्रिया R से P है,
माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कुछ भी मान लीजिए आपका क्या है आर से पी है, तो हम लोग रेट इक्वल लिख सकते हैं कि रेट अगर हम लोग लिखने जाए तो हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है अवकल फॉर्म, और सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो k इंटू आर की सांद्रता का घात कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। फिर से अगर रेट लिखना है तो रेट क्या लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी, और प्रथम कोटि का है फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए आर के पावर में एक लिख दिया हमने। इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के आर। हम लोग डी टी को दूसरे साइड ला रहे हैं, इसे ये साइड ले जा रहे हैं, और माइनस को भी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, तो डी आर बाई आर इक्वल माइनस के डी टी। हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर डी आर बाई आर माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी। आपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है dx बाई एक्स का इंटीग्रल, dx बाई एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो log x होता है। हम लोग log भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कौन सा वाला log, जिसके बेस में क्या लगा हुआ हो e लिखा हुआ हो, ये वाले बेस इसका इंटीग्रल होता है। तो हम लोग नेचुरल log के लिए ln ही यूज कर रहे हैं, ln r माइनस के dt का इंटीग्रल t, और साथ में कोई एक स्थिरांक जहां i क्या है तो कांस्टेंट है। हम लोग i का मान निकाल सकते हैं। आप एक बार मैथमेटिकल यहां तक देख लें, अगर कंफ्यूजन ना हो तो एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर का है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के आर का पावर 1, अगर सेकंड ऑर्डर का होता तो माइनस डी आर बाई डी टी के आर का स्क्वायर। ऐसा आपको पता है आपके सिलेबस में केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर वाले को ही पढ़ना है। तो यहां तक लिखने के बाद हम लोगों ने किया dt को ये साइड लाए, r ये साइड आ गया, माइनस दूसरे साइड कर दिए, और दोनों ओर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करके हमने अभी तक रिजल्ट पाया है। अब यहां तक जब हो गया, हम लोग i का मान निकालने के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एट इनिशियल, प्रारंभ में। इनिशियल करने का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि t का वैल्यू 0 था। आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। तो शुरू में जो मान था वो तो सबसे मैक्सिमम था, तो शुरू वाले मान को हम लोग ले रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, आर नोट था, प्रारंभिक सांद्रता। अगर यहां लाकर हम लोग इसे रखें ये टर्म तो 0 हो गया, तो i का मान मिल गया हमें ln r नोट। इसे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ln r माइनस के टी प्लस ln r नोट। इसे हम लोग लेफ्ट साइड ला रहे हैं, इसे राइट साइड कर लो, के टी इक्वल ln r नोट माइनस ln r। के टी इक्वल आपने फॉर्मूला पढ़ा है log a माइनस log b इक्वल log a बाई बी। तो के टी इक्वल, और एक रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ई बेस को अगर 10 बेस में बदलने जा रहे हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ई बेस के लिए नेचुरल लोग ln लिख रहे हैं ना, तो अगर ई बेस को 10 बेस में बदलना है और न्यूमेरिकल टेबल वगैरह तो हमें 10 बेस का दिया हुआ होता है, इसलिए इसे बदल के हम लोग 10 बेस में बदल दे रहे हैं। तो के टी इक्वल हमारा रिलेशन बन गया 2.303 log आर नोट डिवाइडेड बाई आर। ये है हमारा फॉर्मूला, या ये है समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसे क्या कहा जाता है, कि वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट, आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, आर टी समय के बाद सांद्रता, टी समय बीतने के बाद रिएक्टेंट अभिकर्मक की कितनी सांद्रता बची हुई है,
कितना कंप्लीट हो गया, कितना खत्म हो गया, इससे मतलब नहीं है। कितनी सांद्रता बची हुई है इसे ही आर प्रदर्शित करता है। कितने समय के बाद? टी समय के बाद। और यहां से यूजुअली न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें टी और के में से कोई एक मान दिया हुआ रहता है, दूसरा आपको फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है जिसे आप इजिली इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी में एक क्वेश्चन भी है, इसी में एक बी नंबर क्वेश्चन था। A first order reaction is found to have rate constant K equal given. Calculate half life. आपको याद रखना चाहिए for first order reaction हाफ लाइफ इक्वल होता है 0.693 बाई के। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। के का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें टी हाफ निकालना है, यानी कि हाफ लाइफ निकालना है। 0.693, के का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड में। आप इसे सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि इस जो रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसके लिए हाफ लाइफ कितना होने वाला है, इसके लिए हाफ लाइफ ये होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब रिएक्शन को कंप्लीट करना है। चलिए फर्स्ट है C2H4 प्लस ऑक्सीजन। ये है क्या? तो ये है एथिन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि हम लोग जला रहे हैं। और जब कभी भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो आपका साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 2 कार्बन के लिए 2 CO2 और 4 के लिए वाटर। ये हो गया। ऑक्सीजन आप काउंट कर सकते हैं, 4 2 6, यानी कि ये 3 लेना है। सेकेंड CaF2 प्लस H2SO4। कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाता है और साथ में HF रिलीज करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। थर्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। ये तो बड़ा फेमस रिएक्शन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में जब घुलता है, डिजोल्व होता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। फोर्थ I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2। जब कभी भी आयोडीन क्लोरीन आपका क्या है वाटर से रिएक्ट करता है तो एक तो ये HCl बनाता है और साथ में आयोडिक एसिड बनाता है, यानी कि HiO3। तो ये आपका बन गया HiO3 और साथ में HCl। और लास्ट है 4Al3O2। अल्युमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ से अल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 और ये हो गया 2। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कैसे करके कौन सा रिएक्ट करके आपका क्या करता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला क्या है? कार्बाइलिमिन रिएक्शन। कार्बाइलिमिन रिएक्शन, कार्बाइलिमिन मतलब आइसोसाइनाइड जो बनता है। जब कभी भी प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी NaOH KOH के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये आइसोसाइनाइड या कार्बाइलिमिन फॉर्म करता है और इसी रिएक्शन को कार्बाइलिमिन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन बड़ा फेमस है कारण ये आपका प्राइमरी एमाइन के टेस्टिंग में काम आता है। अगर हमें पता करना हो प्राइमरी एमाइन है या फिर नहीं है तो ये पता कैसे किया जाए? ये पता किया जा सकता है इस रिएक्शन से। प्राइमरी एमाइन को रिएक्ट कराते हैं जब क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं, ये आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड का स्मेल बड़ा खराब होता है तो इससे पता चलता है कि हाँ ये आइसोसाइनाइड बना रहा है तो ये मेरा प्राइमरी एमाइन है। ये केवल एलिफेटिक के लिए नहीं, ये आपके एरोमेटिक में भी रिएक्ट करेगा। तो ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। सेकंड है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन का अपचयन। स्टीफन रिडक्शन किसके काम आता है? स्टीफन रिडक्शन काम आता है साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने के लिए। कोई भी साइनाइड है, साइनाइड का जब कभी भी रिडक्शन कीजिएगा SnCl2HCl से तो ये आपका इमिन बनाता है और जब इसने इमिन बनाया
अब इसका हाइड्रोलाइसिस अगर कर दिया जाए तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस HCl वगैरह के प्रेजेंस में, तो साथ में आपका NH4Cl वगैरह भी बन जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ से ये आपका रिपीट कर रहे हैं, साइनाइड का रिडक्शन करने से SnCl2 विथ HCl से करने से इमीन बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस अगर कीजिएगा तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी रिएक्शन को स्टीफन रिडक्शन कहा जाता है। सी पॉइंट है सल्फोनेशन ऑफ एनिलिन। ध्यान से यहां से लिख लेते हैं, ये एनिलिन है। एनिलिन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराने से NH3HSO4, यानी कि ये एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। और एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये रीअरेंज होकर रीअरेंजमेंट रिएक्शन से NH2SO3H यानी कि पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, या फिर इसे ही सल्फेनिलिक एसिड कहा जाता है। सल्फेनिलिक एसिड। फिर से एनिलिन बेस है ना, क्षार है, ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनाएगा ही, ये बना सॉल्ट एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर गर्म कीजिएगा तो ये रीअरेंजमेंट के कारण ये आपका क्या बनाता है, फिर से वो पैरा पॉइंट पे आ जाता है, जिसके कारण ये आपका सल्फेनिलिक एसिड फॉर्म करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट, आपने पढ़ रखा है एल्काइल बेंजीन, यानी बेंजीन में अगर कोई एल्काइल ग्रुप हो, KMnO4 के साथ अगर बेसिक मीडियम में हीट किया जाए तो ये ऑक्सीडाइज होकर COOH में बदल जाता है। एक कार्बन रहे, दो कार्बन रहे, इससे मतलब नहीं है, जितने भी कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या में बदल जाएगा, COOH में। सेकंड, COOH इसे अगर हम लोग SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं या हीट कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से रिएक्ट कराने से एसिड क्लोराइड बनता है। एसिड क्लोराइड यानी कि यहां से OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, COCl। थर्ड, ये एल्डिहाइड है ना, CH डबल बॉन्ड O है, या आगे के साइड पे लिख सकते हैं, और ये मेरा क्या है, COOH है। रिएक्ट करा रहे हैं NaCnHCl से। ध्यान से, NaCnHCl से जब आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ये दोनों आपस में पहले रिएक्ट करके HCN फॉर्म करता है। और ये HCN आकर यहां रिएक्ट करता है। और आपने पढ़ रखा है एल्डिहाइड और कीटोन जब HCN से रिएक्ट करते हैं तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो रहेगा ही। जहां एल्डिहाइड है एक साइड में OH में बदल जाता है और CN डायरेक्टली लिंक हो जाता है, COOH में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर से एल्डिहाइड ग्रुप में OH में कन्वर्ट हो जाता है और CN उसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, जिससे साइनोहाइड्रिन बनता है। फोर्थ, ये है बेंजामाइड। बेंजामाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, बेंजामाइड को अगर हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो ये हाइड्रोलाइज होके COOH बनाता है। और फाइनल रिएक्शन है आपका, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। आपको पता है ये रिएजेंट है नाइट्रेशन के काम आते हैं। आपको याद रखना होगा
कि बेंजोइक एसिड में नाइट्रेशन जो होता है वो मेटा पॉइंट पे होता है, तो हम लोग मेटा पॉइंट पे एक NO2 ऐड कर देंगे। तो ये बन गया हमारे लिए मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23rd, राइट ब्रीफली विथ वन एग्जाम्पल इन ईच केस। हमें इनको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली बताना है, और फिर क्या करना है, इनके एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो मैंने इन्हें अलग अलग करके लिख रखा है। जैसे पहला नाम आता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर किसे कहा जाए? ट्रैंक्विलाइजर उन्हें कहा जाता है जो कैसे पेशेंट, स्ट्रेस वाले पेशेंट जिनको मानसिक रोग है, मतलब उन्हें तनाव काफी ज्यादा रहता है, नींद वगैरह नहीं होती है, तो ये पेशेंट को जो मेडिसिन दिए जाते हैं इन्हें ही ट्रैंक्विलाइजर या हिंदी में प्रशांतक कहते हैं। तो ये कैसे मेडिसिन है? मेडिसिन फॉर मेंटल डिजीज, मानसिक रोगों के उपचार के लिए जो दवाइयों का उपयोग किया जाता है इन्हें हम लोग ट्रैंक्विलाइजर या फिर हिंदी में प्रशांतक कहते हैं। इनके उदाहरण है सेकोनल, वेरोनल, ये सारे इनके क्या है, उदाहरण में आते हैं। और ट्रैंक्विलाइजर खाने से क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर खाने से होता है तुरंत में नींद आ जाती है, तो अगर काफी ज्यादा कोई बेचैन है तो वो ट्रैंक्विलाइजर खाकर निद्रा वगैरह आएगी तो उसे अच्छा लगेगा, इसके कारण ट्रैंक्विलाइजर उसे दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किसे कहा जाए? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसा कोई भी मेडिसिन जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम में आता है, प्रेगनेंसी को रोकने के काम में आता है, तो फिर कहिएगा ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। मेडिसिन टू स्टॉप प्रेगनेंसी, उदाहरण में नाम है, जैसे ये बड़ा फेमस नाम है नॉरेंथिंड्रोन एसीटेट या नॉरेंथिंड्रोन, ये आपका हो गया एथिलीन लेस्ट्रेडायोल, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल पे आता है। ये बड़ा फेमस नाम है, इसको तो जरूर से अच्छे से याद रखेंगे। नॉरेंथिंड्रोन एसीटेट हो या नेसेंट, केवल यही रहे तो ये आपका क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। नेक्स्ट पे है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट किन्हें कहा जाए? ऐसा कोई भी स्वीटनिंग एजेंट या फिर मीठा करने के काम में, देखिए हमें पता है कि सबसे कॉमन जो मीठा किसी भी खाने की वस्तु को करने के काम में आता है वो चीनी है। लेकिन चीनी से कुछ समस्याएं हैं, चीनी से डायबिटीज होता है, चीनी से मोटापा होता है। तो आज के समय में आप लोग टीवी के एड में देखते हैं या फिर आप यूज भी करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे शुगर फ्री वगैरह, ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो टेस्ट में चीनी जैसा आपको मीठा कर देंगे, लेकिन इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है, इनमें कोई कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह नहीं है कि आपका ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा या फिर आपका डायबिटीज बढ़ने वाला है। तो इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट केमिकल सब्सटेंसेस derived at lab and sweet as sugar। एग्जाम्पल पे सुक्रालोज, एस्पार्टेम, ये सारे जो हैं इन्हें कहा जाता है कि ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव पे अभी में हम लोगों ने बात किया था, कहीं पे एग्जाम्पल बताना था। ये है फूड प्रिजर्वेटिव का, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, जो खाने को खराब होने से बचाता है, तो इसे ही फूड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे भी टर्म पे लिखा हुआ है। आइए हम लोग उस पेज पे आते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव जो हमने उदाहरण अभी देखा भी था, सोडियम बेंजोएट, विनेगर वगैरह है, इन्हें खाने के सामग्री में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो जल्द खराब ना हो, तो इन्हें फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और लास्ट एक टर्म हमारे लिए है एनाल्जेसिक्स, हिंदी में जिसे पीड़ानाशी या दर्दनाशक कहा जाता है। दर्दनाशक जो दर्द पीड़ा को कम करता है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो पेन किलर जिसे कहा जाता है, जो दर्द को खत्म करता है, तो इसे ही हम लोग एनाल्जेसिक्स इंग्लिश में, हिंदी में दर्दनाशक, दर्द शामक कहते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या है? तो इनके उदाहरण में आता है पैरासीटामोल, एस्प्रिन,
ये सब इसके उदाहरण हैं। तो मेडिसिन, विच आर यूज्ड फॉर क्योर ऑफ पेन, दर्द के उपचार में जिनका उपयोग किया जाता है इन्हें ही हम लोग एनाल्जेसिक्स या फिर दर्दनाशक कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री की मॉडल सेट 4 जो टर्म 2 का है इसे सॉल्व किया। आने वाली वीडियोज में केमिस्ट्री के मॉडल सेट 5 को भी सॉल्व करेंगे। अब आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, आपको पता है 24 मार्च से 2022 से आपका एग्जाम है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जल्द से जल्द मैं सेट 5 को भी आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। और हर बार की तरह इस बार भी जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे एज ए पीडीएफ मैं यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। थैंक यू।